जी ताम्रध्वज जी, हाँ सर। अब आप कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ सर। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आईएसएमपी वेलफेयर चेयर द्वारा आयोजित आज का जो व्याख्यान वेबिनार लेक्चरर प्रोग्राम आयोजित किया है, आईएसएमपी के आदरणीय चेयरमैन सम्माननीय चंद्रशेखर जी, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम लेक्चरर को जुड़े हुए सभी आईएसएमपी के सम्माननीय पदाधिकारी और सभी अतिथियों का मैं गांधी व विनोबा जी की कर्मभूमि रही वर्धा नगरी से एडवोकेट ताम्रध्वज आईएसएमपी एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप सभी का नमन अभिवादन और स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय रखा हुआ है वो है आईएसएमपी मीडिया एजुकेशन वेबिनार के कड़ी में मीडिया स्टूडेंट के लिए उपयोगी व्याख्यान समस्या मूलक विषयों पर कॉलेजों विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की स्थिति, इस विषय पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रमुख अतिथि वक्ता प्रोफेसर अनुराग दवे साहब, विभागाध्यक्ष एवं जनसंचार विभाग बीएचयू, ये प्रमुख अतिथि वक्ता के रूप में हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अमूल्य मार्गदर्शन इस विषय पर हमको कीजिए करेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। प्राध्यापक अनुराग दवे साहब, विभागाध्यक्ष जनसंचार विभाग बीएचयू, आदरणीय अनुराग दवे साहब। धन्यवाद। थोड़ी सी तकनीकी कुछ समस्याओं के कारण शायद मेरी केवल वॉइस ही जा पा रही है कुछ इसमें, क्योंकि मैं डेस्कटॉप से टेलीग्राफ को यूज कर रहा हूँ और इसी कारण मुझे लग रहा है कि टेलीग्राम पर उसमें जो कैमरा जो है लगा हुआ है उसमें कुछ समस्या आ रही है उसको लिंक करने में, बिकॉज जनरली मेरा जो भी कुछ इस तरीके के वेबिनार के कार्यक्रम रहते हैं जनरली आई डू इट ऑन गूगल मीट या other kind of platforms, so there may be some issues regarding to it. जो भी आज हम लोगों को चर्चा के लिए जो विषय मिला है कि समस्या मूलक प्रश्न हैं, उन पर किस प्रकार की शोध की स्थिति क्या है विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में। तो हम लोग सभी जानते हैं कि शोध एक सबसे अनिवार्य आवश्यकता है वर्तमान युग में, जहां पर हम लोग उच्च शिक्षा को केवल शिक्षा देने का ही एक माध्यम नहीं मानते हैं, बल्कि नए ज्ञान के सृजन के रूप में भी उच्च शिक्षा के केंद्रों को देखते हैं। और इसीलिए ये माना जाता है कि उच्च शिक्षा के जितने भी केंद्र हैं, कॉलेजेस और जो विश्वविद्यालय हैं, वहां पर पठन पाठन के साथ साथ शोध के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और यद्यपि शोध के मामले में अगर हम लोग हमारे देश की बात करें तो हम लोग अभी अपने आप को काफी पीछे पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 51,000 से अधिक संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में विश्व के दुनिया में सबसे बड़े उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में से भारत एक क्षेत्र है जहां पर इतने अधिक शोध संस्थान जो हैं वो योगदान दे रहे हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन यदि हम लोग कहें कि अनुसंधान में गहरी रुचि और अनुसंधान में नवाचार या इनोवेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन और दूसरे देश जो हैं वो लगभग पूरे विश्व में 50% से अधिक योगदान करते हैं। वहीं भारत का योगदान केवल 2.7% है, जो बताता है कि हम लोगों के लिए स्थिति कितनी कठिन है। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस क्षेत्र में कुछ अधिक कार्य नहीं किया या हम लोगों ने कुछ माइलस्टोन निर्धारित नहीं किए। यदि साइवाइल की रिपोर्ट को देखा जाए, शोध के अंतर्दृष्टि डेटाबेस के ऊपर आधार पर देखा जाए, तो 2017 से 2022 के बीच भारत में अनुसंधान के उत्पादन में लगभग 54% की वृद्धि हुई है और ये वैश्विक औसत जो था उससे अधिक है और पश्चिमी देशों की तुलना में भी अधिक है। 2017 और 2022 के बीच वैश्विक औसत वृद्धि दर
22% रही है। चीन में 4.5 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4.4 मिलियन, यूनाइटेड नेशंस में 1.4 मिलियन, और भारत में उसके बाद जो अनुसंधान उत्पाद है उसमें चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया है 2017 से 2022 के बीच में। और हमारे यहाँ 1.3 मिलियन शैक्षणिक पेपर का प्रकाशन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ, यद्यपि ये बहुत उत्साह बढ़ाने वाली हम लोगों को मिल रख सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि यदि हम साइटेशंस की बात करें कि कितने अनुसंधान को कितना साइटेशन मिलता है, तो यदि उस आधार पर हम लोग देखें तो भारत उस दृष्टिकोण से जो शीर्ष 100 जो राष्ट्र हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो हैं उसमें भारत 9वें स्थान पर आता है, जबकि मैंने कहा कि चौथे स्थान पर हैं जो शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, लेकिन साइटेशंस के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि हम 9th पोजीशन के ऊपर हैं। और यह स्थिति और भी हम लोगों की बताती है कि किस प्रकार हमारे यहाँ के अनुसंधान गुणवत्ता की दृष्टि से और बाकी रेफरेंस की दृष्टि से हम लोग अभी काफी पीछे हैं। और इन सब चीजों के आधार पर मुझे लगता है कि ये डाटा पर्याप्त है इस बात को इंगित करने के लिए कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थाओं में शोध को लेकर को लेकर एक विमर्श की आवश्यकता है और उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। यदि हम लोग हमारे जितने भी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय या शिक्षा परिसरों को देखें तो वहां पर पाठ्यक्रम या जो पेडागोजी है, पढ़ाने की जो तरीका है, पाठ्य चर्चा है, या उसके जो इवैल्यूएशन के जो तौर तरीके हैं, वो आज भी हम लोग उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। और परिवर्तन चूंकि हमेशा किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम लोगों में एक तरीके से विचलन पैदा करता है और हमें इस आवश्यकता को बल देता है कि हमें भी उसके हिसाब से अपने कार्य में अपने जो रूटीन जो हम लोगों ने बना रखा है शैक्षणिक कार्य, उसमें भी हमें परिवर्तन लाना होगा। और हम वही एक लकीर के फकीर होकर नहीं चल सकते, और इसलिए कई बार उसका विरोध भी होता है, शिक्षक लोग भी उसका विरोध करते हैं, और उसे सही ढंग से उसको एक इनोवेटिव तरीके से शैक्षणिक वातावरण को तैयार करना एक कठिन चुनौती बन जाता है। और सामान्यतः कई बार एक बहुत अच्छा कहा जाता है, रिसर्च के संदर्भ में हम लोग कहते हैं कि रिसर्च जो हमारे यहाँ है वो ज्यादातर नए ज्ञान की खोज, जिसको हम कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू नॉलेज, और एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर वी वुड लाइक टू इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग नॉलेज और वी वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन न्यू नॉलेज, उस पर काम कम होता है। और ज्यादातर उसके आगे जो दो शब्द हिंदी में अनुसंधान, तो संधान पर ज्यादा ध्यान न देकर हम लोग अनु पर ज्यादा ध्यान देते हैं, या रिसर्च पर ज्यादा ध्यान न देकर हम लोग सर्च पर ज्यादा ना ध्यान देकर भी जो है उस पर जरूरत से ज्यादा जोर दे देते हैं। और यही कार्य है कि शोध की प्रवृत्ति जो हमारी है और शोध की जो गुणवत्ता है वह बहुत अच्छी नहीं बन पाती है। शोध के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि जो भी हमारा शोध जिस विषय के ऊपर हम कर रहे हैं उसके साथ एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो, हम लोग पूरा शोध का एक सर्वेक्षण करें कि उस संदर्भ में क्या क्या चुका है, और फिर उसके बाद उसकी समीक्षा से ही शोध का कार्य प्रारंभ होता है। हम लोग जब उसकी समीक्षा करते हैं तब हमें पता लगता है कि उसमें क्या गैप है, और उन गैप को आइडेंटिफाई करके उसके अनुरूप शोध करना वह अनिवार्य है, वह आवश्यक है, रादर देन हम पुरानी चीजों को ही पुनः रीफॉर्म में या नए रूप में उसे सिर्फ प्रस्तुत ही करते जाएं, रादर देन उसमें एक इनोवेटिव तरीके से कि क्या गैप है और उन गैप की कैसे पहचान की जाए उसे जानना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही कारण है कि आजकल शोध कार्य में जो क्रिएटिविटी है वो खत्म होती चली जा रही है, और इसका परिणाम हमारे शोध की गुणवत्ता के ऊपर पड़ रहा है। जैसे अगर हम लोग मीडिया के क्षेत्र में ही शोध की बात करें तो सामान्यतः छात्र यही समझते हैं कि शोध करना है तो इसका अर्थ ये है कि हम कितना कवरेज आ जाता है, कितना न्यूज़पेपर या आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया में किस प्रकार का कवरेज आ रहा है, कितनी ज्यादा उसमें स्पेस मिल रहा है, केवल उसका अध्ययन कर लें। लेकिन संचार या मीडिया केवल इस तक ही सीमित नहीं है, उसके कई व्यापक क्षेत्र हैं। जैसे अगर हम कहें कि कल्चरल कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कल्चरल स्टडीज और कल्चरल मेथड्स के आधार पे, बिकॉज कम्युनिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू फॉर्म कल्चर और टू कम्युनिकेट कल्चर।
तो वह एक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कोविड का जो स्थिति आई उसके बाद हेल्थ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा एक एमर्जिंग फील्ड के रूप में हम लोगों के सामने आया है। इसी प्रकार कई बार जब हम लोग केवल कंटेंट या इसी की बात करते हैं, लेकिन एक बिजनेस एस्पेक्ट भी है मीडिया का और वह किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, तो मीडिया इकोनॉमिक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जिसके अंदर काम किया जाना चाहिए कि क्या बिजनेस कंपल्शंस हैं मीडिया के साथ कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और किस प्रकार वो कंटेंट को या किस प्रकार वह मीडिया के कार्य व्यवहार को प्रभावित करता है, उसकी एक अच्छी समझ बहुत ही अनिवार्य है। या किस प्रकार के रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जैसे आजकल ओटीटी एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया है, फिल्मों के और जो आपके वेब सीरीज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया प्लेटफॉर्म आया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म जो है वो स्ट्रीमिंग के ऊपर जोर देता है, तो उसके साथ आपके एडवर्टीजमेंट वगैरह आप उसमें पाएंगे, और कई जो चैनल्स हैं जो अपने जिसमें सब्सक्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप एडवर्टाइजिंग कम पाएंगे, सब्सक्रिप्शन का उनका अपना बिजनेस मॉडल है। तो किस प्रकार अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं जिसके आधार पर वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, बिकॉज फाइनली एक आर्थिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए। तो ये सारी जो प्रश्न हैं उनको, और फिर इसके आधार पर हम लोग देखें कि अभी आर्थिक प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो इसके साथ यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब कौन मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मीडिया को हम एक सामान्य उसका कॉमोडिफिकेशन नहीं कर सकते या उसको सामान्य हम उत्पाद की तरह नहीं देख सकते। हमें यह भी देखना आवश्यक है कि वह समाज पर उसका एक व्यापक असर पड़ता है, उसमें जो कुछ लिखा जाता है और जो कुछ कहा जाता है वह लोगों के विचारों को प्रभावित करता है, उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। और इस आधार पर यदि हम लोग देखें तो पॉलिटिकल इकोनॉमी भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हु कंट्रोल्स मीडिया, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, कंटेंट किस तरीके से निर्धारित हो रहा है, और किस तरीके से कैपिटलिज्म का एक्सपांशन मीडिया के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से आजकल हम लोग देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है उसका बहुत अधिक प्रभाव राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है अपने विचारों के फैलाव के लिए, अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के साथ उसको जोड़ने के लिए। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो पहले केवल सभाओं और जो रोड शो और वहीं तक सीमित था, लेकिन आजकल अगर हम लोग देखें तो मीडिया का एक बहुतेरा इस्तेमाल उसके लिए किया जा रहा है। और कई जगह हम लोग कई बार आजकल चर्चा में सुनते हैं कि आईटी सेल और वो किस प्रकार कार्य करता है राजनीतिक दल के लिए। तो वह भी एक नया फील्ड है, एक नया एमर्जिंग फील्ड बन गया है। हालांकि ये बहुत अधिक नया फील्ड भी नहीं है। हम लोग एजेंडा सेटिंग थ्योरी से लेके कल्टीवेशन थ्योरी और कई अनेक प्रकार की थ्योरीज में हम इस प्रकार के शोध कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने कैसे मीडिया का इस्तेमाल पॉलिटिकल कैंपेन के लिए किया जाता है उसका अध्ययन किया है। लेकिन अब जो नया न्यू मीडिया आया है और उसके आधार पर, और जो सोशल मीडिया का इमरजेंस हुआ है उसके आधार पर किस प्रकार ये पूरा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बदल रहा है, तो इन सब पर शोध की आवश्यकता है। तो एक विषय का विस्तार, जैसे जैसे विषय बढ़ता है वैसे वैसे उसमें अलग अलग प्रकार के शोध की एक नई गुंजाइश पैदा होती रहती है, और उसे समझकर उसके आधार पर समीचीन विषयों के ऊपर शोध करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जैसे अभी मैंने ये कहा, इसके साथ साथ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक और, या अगर हम लोग कहें कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो जाता है कि वह है कि किस प्रकार हम लोगों की निजता धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होती चली जा रही है, किस प्रकार स्टेट की जो विजिलेंस है वो बढ़ती चली जा रही है, और हर कार्य पे मार्केट और स्टेट किस तरीके से हमारे सारे सोच विचार, हमारी सारी जो कार्य पद्धति है उसको प्रभावित कर रहा है, और कैसे इसके लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम किस प्रकार हमेशा मार्केट और स्टेट की सर्विलेंस में की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। ये भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके ऊपर मुझे लग रहा है कि मीडिया के छात्रों को शोध करना चाहिए। और ये सारे अलग अलग डायमेंशंस ये तभी संभव है जब आप निरंतर अध्ययन करते रहें और निरंतर अलग अलग विषयों के ऊपर आप जानकारी लेते रहें। और इसके लिए जरूरी है कि जितने भी हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं वो इन सब विषयों के ऊपर छात्रों को जानकारी दे, इन सभी विषयों के ऊपर छात्रों के साथ डिस्कशन हो उनका,
लेकिन यदि आज हम शिक्षण संस्थाओं में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पर अध्यापकों की कमी है, कहीं पर प्रॉपर पुस्तकालय नहीं है, या कहीं पर जहां प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है उनकी कमी से जूझ रहे हैं, तो इन सब स्थितियों में हम लोग देख पाते हैं कि ये बहुत ही शोध की गुणवत्ता को बहुत ही कम कर देते हैं। और यह एक और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि शोध छात्रों में ही नहीं, अध्यापक जो शोध करा रहे हैं उनमें भी शोध प्रविधि को लेकर प्रॉपर मुझे लगता है कि ज्ञान और इंफॉर्मेशन की कमी है। कई बार जैसे कई बच्चों से मैं जब बात करता हूं कि आपने शोध के लिए इसमें, चूंकि कई बार हमें हम पूरे सेंसस के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं और हमें किसी सैंपल की आवश्यकता होती है। सैंपल सामान्यतः जो हमारा पॉपुलेशन है उसको, उसका एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका सही प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, और उसके आधार पर हम लोग अपना अध्ययन करके और फिर उसे जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। सभी अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसके ऊपर हम लोग चाहते हैं कि उस सैंपल के आधार पर हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकें, उसके बारे में हम लोग अपने कुछ रिजल्ट दे सकें। और जब कई बार इस तरीके की बात की जाती है, सामान्यतः बच्चे तुरंत बोल देते हैं कि हम लोग ने इसके लिए रैंडम सैंपलिंग इस्तेमाल की। जैसे अगर मान लीजिए उनको एक शोध करना है कि किस प्रकार किसी विश्वविद्यालय में बच्चों का या छात्रों का जो आप इंटरनेट यूजेस क्या है, एक सामान्य सा प्रश्न ही मैं लेता हूं कि इंटरनेट यूजेस क्या है और किस प्रकार वो यूजेस कर लेते हैं, कितना समय डिवोट करते हैं और किस कार्य के लिए वो इंटरनेट को प्रयुक्त करते हैं। मान लीजिए एक साधारण सा इसी बात का अध्ययन करना है और आप गेट पर खड़े हो जाएं, विश्वविद्यालय के या महाविद्यालय के गेट पर खड़े हो जाएं, और जो भी छात्र निकल रहा है उससे आपने ये प्रश्न, एक अपना क्वेश्चन आयर या आपका कोई शेड्यूल है जिसको आपने या तो उससे भरवाया, तब तो वो क्वेश्चन आया है, उसने बोला, आपने भरा, तो वह शेड्यूल है, आपने उसके आधार पर जानकारी एकत्रित की और अपना शोध कर दिया, और आपने उसमें बड़ी आसानी से लिख दिया कि हमने रैंडम सैंपलिंग को इस्तेमाल किया, जबकि यह रैंडम सैंपलिंग नहीं है। आप दरवाजे पर खड़े होकर हर एक व्यक्ति जो निकल रहा है, आपने कहा कोई भी निकला, मेरा तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, कोई भी जो निकला छात्र निकला, मैंने उससे अपना क्वेश्चन आयर भरवा दिया। दैट इज नॉट द वे ऑफ रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में हर एक जो आपके यूनिट है उसके चुने जाने की समान प्रायिकता रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है। आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए छात्रों की, और उसमें आप किसी भी तरीके से कोई देवीय आधार पर, देवीय निदर्शन के आधार पर, जैसे आप कोई भी अपना संख्या चुन ली 10 और फिर 10 के बाद हर 10वां आपने छात्र चुन लिया, उसमें आपके पास एक लिस्ट है, उसमें से हर 10वां छात्र 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से आपने छात्र का चयन कर लिया, या टिपैट सारणी से चयन कर लिया, या आपने कुछ एक लॉटरी सिस्टम से कुछ नामों का चयन कर दिया, वह आपका रैंडम सैंपलिंग है। रैंडम सैंपलिंग यह नहीं है, जब तक आपके पास सारे बच्चों की लिस्ट नहीं है और उनके आधार पर अगर आप कोई ऐसा तरीका अपनाकर अगर सैंपल नहीं लेते हैं तो वह रैंडम सैंपलिंग नहीं कहलाया जा सकता। तो इसी प्रकार कई जो शोध की जो प्रश्न है उन सब के बारे में एक समुचित जानकारी, मुझे लगता है कि छात्रों को भी इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है और अध्यापकों को भी इसके बारे में बहुत अधिक आवश्यकता है कि वह जाने कि ये शोध की प्रविधि को कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, या ये क्या डेस्क्रिप्टिव रिसर्च है, या कंफर्मेटरी रिसर्च है कि आप पहले की कुछ धारणाएं हैं उसको कंफर्म करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में उनको भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर वह नहीं है तो वह शोध छात्र में भी वह चीज डेवलप नहीं कर पाएंगे। और कई बार हम देखते हैं कि शोध छात्र बहुत बड़ी पोथी लेकर आते हैं अपने साथ कि हमने बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया, शोध का ग्रंथ लिख लिया, लेकिन उस पूरे शोध ग्रंथ के आधार पर यदि आप कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न पूछने पर वह जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वह पूरा जो इतना बड़ा पोथा वो लेकर आए हैं वह विभिन्न इंफॉर्मेशन का, विभिन्न सूचनाओं का संकलन मात्र है, वह वास्तविक अर्थों में शोध नहीं है, क्योंकि उसके लिए उपयुक्त शोध प्रविधि का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर शोध की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं निकल कर आती है। और फिर हम लोगों ने शोध को बहुत कुछ जो है वो जीविका के साधन के साथ जोड़ दिया है, और हमने ये कर दिया है कि शोध के बाद में आप किसी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। मुझे लगता है कि इन सब के आधार पर, या आजकल एक यूजीसी ने यद्यपि शोध को बढ़ावा देने के लिए फेलोशिप वगैरह के लिए भी आपके पास की व्यवस्था की है,
कि कोई शोधार्थी यदि शोध करता है तो उसे यूजीसी की फेलोशिप मिल सकती है। इसके अलावा अगर वो नेट या जेआरएफ क्लियर करता है तो जेआरएफ के तहत उसे अलग फेलोशिप मिलती है, आईसीएसआर के तहत उसको फेलोशिप मिलती है, आईसीएसएसआर संस्था है जो फेलोशिप देता है, और भी अनगिनत संस्थाएं हैं जो फेलोशिप देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह होता है कि फेलोशिप तो इसलिए दी जाती है कि आप बजट की या आप फाइनेंस की चिंता ना करें और अपने शोध कार्य में गुणवत्ता को लेकर आ सकें, ताकि उससे आप ज्यादा बेहतर अपना ट्रेवल कर सकें या ज्यादा बेहतर तरीके से अपने डेटा का कलेक्शन कर सकें या किताबें मंगा सकें, उन किताबों को पढ़ सकें। लेकिन होता क्या है कि इन सब के कारण वे लोग जिनका शोध का एप्टीट्यूड नहीं है, तो जिनका शोध में कोई झुकाव नहीं है, जो सोचते हैं कि जब तक कुछ और कार्य न मिले तब तक चलिए हम लोग पीएचडी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और मीनवाइल हमारी 3 साल के अंदर 4 साल के बाद हम अपना एक पीएचडी सबमिट कर देंगे और उसके आधार पर हम लोगों के पास एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम हायर एजुकेशन में भी अपने कैरियर के बारे में सोच सकते हैं। यह जो भावना है ये डिस्करेज की जानी चाहिए, क्योंकि शोध का जो आपको शोध वृत्ति मिल रही है वह आपके लिए कोई एक आय का जरिया नहीं है, बल्कि वह आपकी शोध की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में किया गया प्रयास है। और मैं भी देखता हूं कि कई बार छात्र जो कंटिंजेंसी है या उनके बिल हैं वो हमेशा आप पेन के लिए या दूसरे जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनके लिए बिल बनाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर उनसे कहें कि उन्होंने कितनी यात्रा की, कितना उन्होंने इस दौरान वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, कितनी उन्होंने इस संदर्भ में पुस्तकें खरीदी, क्योंकि पुस्तक भी उनको अपनी शोध कार्य पूरा होने के बाद वो विभाग में जमा करानी होती है। तो भाई जिस संस्थान ने आपको 4 साल दिया है, जिस संस्थान ने आपको शोध की सारी सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसने आपको शोध की और अपने शैक्षणिक जीवन की सबसे बड़ी डिग्री दी है, यदि वहां पर जाते समय यदि आपको वो पुस्तक वहां पर उसके पुस्तकालय में जमा भी करनी हो, तो ऐसा यह प्रश्न नहीं है कि जिस पर इतना अधिक चिंतन किया जाए या जिसके प्रश्न पर सोचा जाए। लेकिन अधिकांश जो छात्र हैं ये आप सामान्यतः देख सकते हैं कि वो कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए जरूर तैयार रहेंगे, लेकिन इन सब चीजों के लिए अपनी शोध वृत्ति को खर्च करने में उनको परेशानी होती है, जबकि वह उनका मूल कारण यही है, उनको ये शोध वृत्ति इसीलिए दी जा रही है कि वह इसके आधार पर अपनी शोध की गुणवत्ता में सुधार लेकर आए। तो इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम शोध की क्वालिटी की बात करते हैं। हमें नवाचार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूशन, शोधकर्ता, ह्यूमन कैपिटल तथा रिसर्च, वित्तीय संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट फैसिलिटी, बिजनेस सोफिस्टिकेशन आदि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शोध को आधार बनाना चाहिए। और जो तेज रफ्तार से तुतर पुतर करके हम लोग जो शोध को कंप्लीट करना चाहते हैं कि पहले 2 वर्ष तक तो हमने कुछ कार्य नहीं किया, शोध वृत्ति उठाते रहे और जब अंतिम वर्ष आया तब उस वक्त शोध को कंप्लीट करके और ये इनके प्रकारेण हम अपना डेजर्टेशन किसी प्रकार उसको जमा कर दें, तो यह एक मुझे लगता है कि यह शोध के प्रति अन्याय है। और ये अपने साथ भी, क्योंकि इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शोध को एड्रेस करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को ध्यान में लेने के लिए हमें कुछ 5 प्रमुख आधार हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक तो शोध कार्य की सराहना, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, आपने जो विषय का चयन किया है और उस पर जिस प्रकार आपने काम किया है वो कितना क्रेडिबल है। दूसरा जो प्रश्न है वह है कि उसकी मौलिकता, वह कितना मौलिक है। जैसा मैंने कहा कि हम री या अणु के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं रादर देन हम लोग शोध की मौलिकता के ऊपर, और वह कार्य आप ऑलरेडी अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कर चुके हैं, तो उससे अलग आपको कुछ सोचने की आवश्यकता है। कहाँ गैप है, रिसर्च गैप कहाँ है, उस रिसर्च गैप को का अध्ययन करके उसे जानकर उसके अनुसार अपने शोध विषय को तैयार करें और उसके ऊपर शोध का कार्य किया जाए। अगला जो है वो है कि शोध के लिए आप जो संचार हेतु उपयुक्तता या उसकी प्रस्तुति किस तरीके से की जाती है, अर्थात शोध जो है आपका वो पीयर रिव्यूड वाली अच्छी पत्रिकाओं में छपे। आपके आजकल यूजीसी ने भी इसको ध्यान में रखते हुए कि हर कहीं कोई आजकल ककुर मुक्तों की तरह आप देख सकते हैं कि कई शोध पत्रिकाएं बाजार में निकल आई हैं,
उन पत्रिकाओं में न तो शोध का प्रॉपर रिव्यू होता है, न उस शोध के बारे में प्रॉपर आपको फीडबैक दिया जाता है, बल्कि उनका कार्य है कि किसी तरीके से एक्सप्लॉइट, दैट इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि आप उन्हीं के खर्चे पर उनके शोध पत्र को आप वहां पर प्रकाशित करते हैं। तो यह एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है कि उनकी गुणवत्ता, वो कितने अच्छे बेहतर रिव्यूड जर्नल में, पीयर रिव्यूड जर्नल में उनका प्रकाशन होता है। और सबसे बड़ी चीज जो है इसके इन 4 चीजों के अलावा, वह है आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ईमानदारी, कि आप किस तरह से उस शोध को सही नियमों का और प्रावधानों का पालन करते हुए शोध को कर रहे हैं। उसके लिए कई एथिकल मापदंड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ बच्चों ने, अभी भी एक बच्ची ने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया, हेल्थ कम्युनिकेशन के ऊपर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कई बच्चों ने इस संदर्भ में काम किया है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो अभी जो चमकी बुखार आ रहा है उस पर एक बच्ची काम कर रही है कि किस प्रकार, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारे विषय जो हैं वो मूलतः कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और हमारे समाज में इनको लेकर कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह के टैबूज हैं, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे दूर हो सकते हैं। या कई बार हम लोग कहते हैं कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। इट मीन्स आप प्रिकॉशंस को अगर सही ढंग से अपनाएंगे तो आपको इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रिकॉशंस बेहतर ढंग से नहीं अपनाना, इसका अर्थ है कि आपके पास अवेयरनेस नहीं है, आपको उन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। तो हेल्थ कम्युनिकेशन इज एमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट फील्ड, और उसमें चाहे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, चाहे मास कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका जो कम्युनिटी लेवल पर कम्युनिकेशन हो, ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से उसकी, अगर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन जो चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर जोर दिया गया है। इसीलिए आशा वर्कर्स को रखा गया है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हम लोगों का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लोगों को परसुएट करने में, मोटिवेट करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसीलिए उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या वो उस हिसाब से ट्रेंड हैं? क्या वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की उन सारी टेक्निक्स को जानती हैं या उनका इस्तेमाल कर पा रही हैं, जिसके आधार पर उसका कौशल उनमें विकसित हो पा रहा है, जिसके आधार पर वो अपने टारगेट ऑडियंस को या महिलाओं को कम्युनिकेट करें। तो इन सब विषयों के ऊपर शोध की बहुत अधिक आवश्यकता है, और हमारे यहाँ पर इस पर, इन विषयों के ऊपर शोध किया जाता है। कई लोगों ने इस पर किया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ऊपर लेकर किया, जैसे मैंने कहा, मेंटल हेल्थ को लेकर किया, चमकी बुखार के ऊपर अभी एक बच्ची काम कर रही है, जिसका बिहार और उन क्षेत्रों में कि कैसे लीची और उन सब के उत्पादन हो रहा है, और उनके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होने के कारण बच्चे किस तरीके से उन सब चीजों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, और किस प्रकार ये सारी इश्यूज डेवलप होते हैं। और उन सब के अंदर अगर आप शोध करते हैं तो उसके साथ एथिकल प्रश्न जुड़े हुए हैं। आप उनके साथ, उसमें जो आपका जिनसे आप शोध कर रहे हैं, जिनसे आप डेटा ले रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी उजागर नहीं होनी चाहिए, उनकी हेल्थ कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो जवाब दे सकें, वो उसके बारे में बोल सकें। आपको पहले उनसे स्वीकृति लेना अनिवार्य है, और इसके लिए हर विश्वविद्यालय के अंदर या महाविद्यालय में एक एथिकल कमेटी होना अनिवार्य है, जो कुछ शर्तों के साथ रिसर्चर को अनुमति देती है, और उन सब चीजों को आप अपने शोध के अंतर्गत प्रयुक्त करते हैं कि आपने उन सब से उन सब चीजों का अनुपालना की है अपने शोध के अंदर। तो यह जो चीज है, यह ईमानदारी कहलाती है, यह इंटीग्रिटी कहलाती है, कि आपके लिए जरूरी है कि आप उन एथिकल जो क्लियरेंस है, वो सारा एथिकल क्लियरेंस स्वीकार करें। आप जो क्वेश्चनायर ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने उनको पास भेजा है, तो यह कोई वो गंगा जमुना ढाबा पर बैठकर आप अपने क्वेश्चनायर नहीं भर रहे हैं, आप वास्तव में उन तक क्वेश्चनायर पहुंचा रहे हैं, और उनसे जो रिजल्ट आया है उससे आप इन्फ्लुएंसेस निकाल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, इंटीग्रिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना जो आपके शोध की गुणवत्ता है वह समाप्त हो जाती है, और इसलिए इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है। हम लोग अगर, जैसे यूजीसी ने रखा है कि आपका शोध जब हो रहा है तो बच्चा जब भी शोध के अंदर अपने
एनरोल करता है तो हर 6 महीने में उस शोध के ऊपर उसको अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए। और कई जगहों पर आप देखेंगे, कई विश्वविद्यालयों में, कई विभागों के अंदर, कई महाविद्यालयों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रखी जाती है। और यह एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अध्यापक या टीचर भी यह मानकर चलता है कि यदि वह इस प्रकार की हर 6 मंथ में अगर प्रेजेंटेशन करवाएगा और उसके ऊपर डिस्कशन होगा, देन वो लगता है कि मुझसे क्वेश्चन हो रहा है या मेरे ज्ञान या मेरे योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जब तक डिस्कशन नहीं होगा, वादे वादे जायते तत्व बोधः, कम्युनिकेशन का तो आधार ही यही है। जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे उस विषय के ऊपर, हो सकता है आप जिस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कोई और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है जो आपकी नजरों से चूक गया है, जिस पर आपका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब इस प्रकार का ओपन फोरम होता है जिस पर इस पर डिस्कशन किया जाता है, तब अलग अलग दृष्टिकोण से उस प्रश्न को देखा जाता है। कई दिन एक साथ काम करते हैं और वो बड़े कॉन्सेंट्रेट वे में काम करते हैं, क्योंकि उस वक्त प्रेजेंटेशन जाता है तो सबका ध्यान उसी पर रहता है। तो वो अपने आधार पर, अपने चिंतन, अपने लॉजिक के आधार पर उसे प्रस्तुत करते हैं। वह आपके शोध और आपके विषय को और अधिक परिष्कृत करते हैं। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि यू आर बेटलिंग द रिसर्चर और द सुपरवाइजर, उनको कहीं छोटा करने का इसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन हम सभी इंसान हैं, हम सभी अपने बैगेजेस लेकर चलते हैं, हम सबका अपना एक दृष्टिकोण होता है। लेकिन जब तक दूसरे पर्सपेक्टिव से हम उन समस्याओं को, उन चीजों को नहीं देखें, तब तक हम लोग उसका संपूर्ण स्वरूप को समझने में असफल हो जाते हैं। और इसलिए यह हर 6 महीने में उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को रखा जाता है। मैं अपने विभाग के बारे में कह सकता हूं कि हमारे यहाँ पर कई टीचर्स जो हैं वो लगातार इस प्रकार के, और उसमें हम लोग एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी इंटरनल सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होते हैं। जैसे अगर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का है तो कम्युनिकेशन तो आप बेहतर जान सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ आप एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो पॉलिटिकल साइंस का है यदि उसे रख दें, तो कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस दोनों के नजरिए को जब मिला के, क्योंकि आपका विषय जो है वो राजनीति को भी छूता है और संचार को भी छूता है, तो उन दोनों विषयों से मिले हुए व्यक्ति अगर वहां पर बैठेंगे तो आप ज्यादा बेहतर अपने शोध के उद्देश्य, शोध के का एम, ऑब्जेक्टिव्स और उसकी मेथोडोलॉजी को ज्यादा परिष्कृत रूप से तैयार कर पाएंगे। सिमिलर वे में यदि आपका हेल्थ कम्युनिकेशन है, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं, तो आप कम्युनिटी मेडिसिन से अगर किसी को बुलाते हैं तो वह उसके बारे में ज्यादा बेहतर आपको राय दे सकता है, ज्यादा बेहतर आपके टूल्स बना सकता है, ज्यादा बेहतर मेथोडोलॉजी को आपको दे सकता है, जिसके आधार पर आप उस शोध को ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं या उसे ज्यादा बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि वह मैनेजमेंट और यदि वह बिजनेस और यदि वह अर्थ से संबंधित है, तो आपके संचार के साथ साथ आपको उसमें मैनेजमेंट से या इकोनॉमिक्स से किसी व्यक्ति को बुलाकर, एक्सपर्ट को बुलाकर उस पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि आप एक समेकित दृष्टिकोण तैयार कर सकें। क्योंकि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी काइंड ऑफ रिसर्च है जिसमें आपको दूसरे विषय, और आपकी योग्यता उस विषय में इतनी नहीं है, आपकी पकड़ उस विषय पर इतनी नहीं है, तो वह व्यक्ति आपको उसके संदर्भ में इनपुट्स दे सकता है कि क्या बेहतर तरीका हो सकता है जिसके आधार पर आपके शोध को और अधिक गुणवत्ता वाला या बेहतर शोध के रूप में उसे तब्दील किया जा सकता है। तो हमें अपने पर्सनल ईगो, चाहे वह शोधार्थी हो और चाहे वह सुपरवाइजर हो या गाइड हो, उनको अपने पर्सनल ईगो को एक तरफ रखते हुए इस प्रकार के हर समय इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए। हर 6 मंथ के ऊपर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होनी चाहिए, और जिसमें इस प्रकार की एक कमेटी बैठे और उसके अलावा अन्य अध्यापक भी बैठे। एंड वी शुड आस्क देम we should invite the questions, ask them to raise the questions, वो प्रश्न पूछें, क्योंकि प्रश्न पूछना शोध की सबसे पहली अनिवार्यता है। शोधार्थी भी जब सब एक साथ बैठे होते हैं इस प्रकार की मीटिंग में, तो वह भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने प्रश्न पूछा और कल मेरा जब प्रेजेंटेशन होगा तो दूसरे छात्र भी प्रश्न पूछेंगे। भाई यह करना, यह एस्केपिज्म, यह भागना, यह सही प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि आप इसकी जगह आपको ये होना चाहिए कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन हिज और हर रिसर्च, रादर देन आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग द रिसर्च, यू आर हेल्पिंग हिम टू रेज द क्वेश्चन, टू ब्रिंग इन मोर क्लैरिटी इन द रिसर्च। और मुझे लगता है कि इन चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। एक जो मैं संचार के अंदर एक बहुत शोध में मैं बहुत एक बड़ी एक समस्या देखता हूं, वो यह है
कि वह भी पुनः मेथोडोलॉजी के प्रॉपर ज्ञान के अभाव के कारण वह देखने को मिलती है कि चाहे आपका विषय कोई भी हो, विषय किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह इम्पैक्ट की स्टडी हो, चाहे वह उसके अंदर डिस्कोर्स की स्टडी हो, चाहे वह उसकी प्रक्रिया की स्टडी हो, किसी भी प्रकार की स्टडी हो, छात्र अंत में एक चीज लेकर आ जाते हैं कि जो टूल्स होंगे और जो मेथोडोलॉजी होगी डेटा कलेक्शन की, दैट विल बी द सर्वे। सर्वे मुझे लगता है कि सब समस्याओं का समाधान नहीं है, और सर्वे आपको एक स्थिति से एक पर्टिकुलर स्टेज से आगे ले जाने में भी असमर्थ है। तो केवल हर शोध का एक मूल मान लेना कि सर्वे के आधार पर, यह सही नहीं है। हमारा सर्वे ज्यादातर एक आप कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत योगदान देता है, जहां पर आपको व्हाट और हाउ मच इस प्रकार के आंसर अगर ढूंढने होते हैं, क्या और कितनी मात्रा में कितना, ये सब आपके प्रश्न होते हैं, तो उसमें सर्वे कैन प्रोवाइड यू राइट काइंड ऑफ डेटा, और उसके ऊपर आप अगर अपनी कई और उसको तो अभी आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः शोधार्थी डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तक अपने आप को सीमित रख लेते हैं। अर्थात डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का तात्पर्य यह है कि केवल एक व्याख्यात्मक आधार पर ग्राफ बना दिया, टेबल बना दिया, इट इज जस्ट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ऑफ द डाटा और अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्म, और हमने उसके अंदर से कुछ मीन मीडियन मोड निकाल दिए या कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह की कैलकुलेशन कर दिया, या अगर बाइवेरिएट है तो हमने उसके बीच में कोरिलेशन निकाल दिया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की गणना कर दी। लेकिन वहां पर अगर आप इस तरीके का कर रहे हैं तो आप उसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी आप यूज करिए, जिसमें आपको यू मस्ट हैव सम हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होनी चाहिए। उसमें आपके वैलिडिटी के टेस्ट होने चाहिए कि आपकी जो इंफॉर्मेशन, आपने जो डाटा किया है वो कितना वैलिड है, और कितने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पर कितने परसेंट के ऊपर उसकी वैलिडिटी कितनी है। ये सारी चीजें भी आपको उसके अंतर्गत प्रयुक्त की जानी चाहिए, तब सर्वे बहुत उपयुक्त है। लेकिन जो हमारे जो सोशल इश्यूज हैं वो केवल 2 या 3 वेरिएबल्स तक लिमिटेड नहीं रहते, वो उन पर कई सारे वेरिएबल्स का प्रभाव पड़ता है। और क्वांटिटेटिव में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि हम उसमें 2 या 4 वेरिएबल्स ले सकते हैं, बहुत अधिक वेरिएबल्स को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, और वहां पर हमें मैथमेटिक्स या इस प्रकार की स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर एक हॉलिस्टिक अप्रोच चाहते हैं आप किसी विषय के ऊपर, और यदि आपका विषय डिमांड करता है कि उसमें बहु आयामी उसका उस समस्या के प्रश्न हो सकते हैं या उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तब आपको कई बार क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर जाना पड़ता है, क्वालिटेटिव मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। और क्वालिटेटिव मेथड्स आपको बहुत ज्यादा एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है अबाउट द इश्यू, अबाउट द टॉपिक, और उसमें आप कई सारे अन्य जो क्षेत्र है उसको भी उसके अंतर्गत सम्मिलित कर पाते हैं। लेकिन यहां पर जब आप क्वालिटेटिव मेथड्स, और सामान्यतः आजकल इसका भी चलन बहुत बढ़ गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग एथनोग्राफिक स्टडीज लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम केस स्टडीज लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कोर्स एनालिसिस रहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी लेते हैं, ऐसे कई अलग अलग मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन मेथड्स को प्रयुक्त करते हुए हम उसके बेसिस के ऊपर, उनके आधार पर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिसर्च को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इनका महत्व मुझे लग रहा है कि इनका भी उतना ही महत्व है जितना सर्वे या अन्य किसी हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या जब हम लोग क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज करते हैं तो वह आती है कि इसमें कई बार सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, और उन सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि इसमें वैलिडिटी और आपका रिलायबिलिटी, इन दो का प्रश्न खड़ा होता है कि आपने जो प्रयोग किया है वो कितना वैलिड है और कितना रिलायबल है। क्या और कोई व्यक्ति भी उसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाए तो क्या वह वही निष्कर्ष निकालेगा? और इनसे भी उभरने के लिए देयर आर सेवरल अदर मेथड्स जो क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ में दिए हुए हैं, जिनके आधार पर आप उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं कि इसमें सब्जेक्टिविटी क्रीप इन नहीं की है, ये जो डाटा है, ये जो एनालिसिस है, वो बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव होकर दिया गया है। तो ये एक मुझे लगता है कि इन चीजों के ऊपर को ध्यान में रखकर शोध करना भी बहुत अनिवार्य हो जाता है। यदि हम महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शोध की स्थिति को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमें कुछ चीजों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। जहां पर शोध की पर्याप्त सुविधा नहीं है,
वहां पर जबरदस्ती शोध किया जाना, मुझे लगता है कि वह छात्रों के साथ भी खिलवाड़ है और उनके और शोध की दृष्टि से तो हम कह ही सकते हैं कि वह उच्च कोटि का शोध नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको वहां पर शोध की सुविधाएं जहां नहीं हो वहां शोध को स्थगित रखना चाहिए। जहां पर विश्वविद्यालयों में जहां शोध है वहां वरीयता के आधार पर उनको और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि और बेहतर शोध किया जा सके। हमें अध्यापन में एंट्री के लिए मुझे जहां तक लगता है, यद्यपि आजकल इसके लिए वेटेज दिया जाता है, अभी फिर यूजीसी ने अपना नियम बदल दिया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के अंदर और विशेष रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब प्रवेश हेतु या वहां पर व्यवसाय के रूप में या नौकरी के रूप में उनके चयन हेतु अब पीएचडी डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। पहले उसे अनिवार्य कर दिया गया था, अब नेट अगर कोई व्यक्ति पास है तो वही सफिशिएंट है। मुझे लगता है इसके आधार पर जल्दी जल्दी तुरंत तुतर पुतर में शोध कर देना, यह इसकी एक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यदि व्यक्ति इसमें अध्ययन अध्यापन में आए तब उसका एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है और उसे तब शोध के अंदर अधिक उसकी रुचि होती है और तब अच्छे से उसे शोध करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। शोधार्थियों को केवल शोध वृत्ति के आधार पर शोध में एडमिशन दे देना, यह भी मुझे लगता है कि एक शोध को की गुणवत्ता को कम करने वाली चीज है। और इसके लिए अब केंद्रीय विश्वविद्यालय तो बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, विशेष रूप से अब सीयूईटी के थ्रू इसके लिए प्रवेश परीक्षाएं वगैरह का आयोजन किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति ऑल भारत इंडिया लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर इसके लिए परीक्षा देकर और जिनके अंदर वास्तव में अभिरुचि है और योग्यता है वह शोध के अंदर आए और उसके थ्रू उनको विभिन्न संस्थानों में शोध के लिए एडमिशन मिले। शोध के लिए हम लोगों को ये भी, विद्यार्थियों को भी चाहिए या शोधार्थियों को भी चाहिए कि वह पूरी संलग्नता के साथ इसके अंतर्गत आए। उन्हें निरंतर बौद्धिक प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए और जिसके आधार पर वह शोध के अंदर निरंतर अपने आप को संलग्न रखे। एक बड़ी चीज है जो चुनौती है, वह भी एक विशेष रूप से महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में, क्योंकि कई संस्थान ऐसे होते हैं जिनका कार्य केवल शोध करना होता है और वहां पर आप शोध की गुणवत्ता और उन संस्थानों में जहां पर अध्ययन अध्यापन के साथ शोध करना है वहां पर शोध की गुणवत्ता में भी अंतर देखा जा सकता है, क्योंकि जहां पर अध्ययन अध्यापन करना है वहां पर उनका प्राइमरी ड्यूटी हो जाती है कि वह अध्ययन अध्यापन करवाएं। सेमेस्टर में आजकल 6 महीने के अंदर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, तो उन 90 दिनों की जो आपका जो शिक्षण कार्य है वो जरूर होना चाहिए और उसमें आप अपने कोर्स को कंप्लीट करें। उसी दौरान उनके इंटरनल असाइनमेंट भी लें। आजकल जो शिक्षण का जो कार्य है उसमें कंटिन्यूअस इवेल्युएशन के ऊपर जोर दिया जाता है, तो केवल एक टर्म एंड एग्जाम ही नहीं है, लगातार उन पर जो आपके विद्यार्थी हैं उनको आपको लगातार इवेल्युएट करते रहना पड़ता है। उनको समय समय पर उनको असाइनमेंट, क्विज और प्रेजेंटेशन और टेस्ट वगैरह के माध्यम से जितना आपने पढ़ाया है उसके ज्ञान और उसकी अभिरुचि को आपको टेस्ट करना होता है और फिर टर्म एंड एग्जाम और उसके बाद उसको इवेल्युएट करना होता है। तो इन सब स्थितियों के अंदर शोध के लिए समय निकालना या शोध के लिए श्रम करना यह थोड़ा सा कठिनाई भरा हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि कई बार हमें उनके लिए भी, उसमें भी आदर्श जो स्थिति है उसके लिए भी अनुपालना के लिए प्रयास करना चाहिए कि कितने विद्यार्थियों पर कितने अध्यापक होने चाहिए और उनको क्योंकि यदि बस पूरा टाइम अगर अध्यापन में ही रहेंगे, पूरे टाइम अगर इवेल्युएशन में ही कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो एफिशिएंसी है शोध के लिए, जो आप समय और जो आप अपनी एनर्जी जो दे पा रहे हैं वह निश्चित रूप से घट जाएगी। अतः इसलिए यह भी जरूरी है कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो शोध के लिए आप शिक्षकों का जो एक अनिवार्य रेशियो है अध्यापकों और स्टूडेंट्स के बीच में, उसकी अनुपालना हो। हम लोग देखते हैं कि कई जगह पर केवल एडॉक बेसिस के ऊपर टीचर लगे हुए हैं, कई महाविद्यालयों में कई जगह एक ही शिक्षक बहुत अधिक संख्या में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम उनसे एक बेहतर शोध और गुणवत्तापूर्ण शोध की उम्मीद रखें तो मुझे लगता है कि वह भी एक गलत बात होगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर यदि शोध के संदर्भ में कार्य किया जाए, शोधार्थियों को भी चाहिए कि वह केवल इसे
एक शोध वृत्ति के आकर्षण के आधार पर या केवल एक व्यवसाय में प्रवेश हेतु एक थ्रेशहोल्ड के रूप में न लें, बल्कि वे अपनी पूरी लगन और अपनी पूरी संलग्नता के साथ शोध के कार्य को करें। तो ये सब चीजें यदि हम लोग परिवर्तन लेकर आते हैं तो मुझे लगता है कि भारत फिर शोध की दृष्टि में एक बहुत अच्छा हम लोग सेंटर बन जाएंगे। हम लोग वैसे भी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत भारत एक बहुत तेजी से एक उभर रहा है एक सेंटर के रूप में, और इस रूप में यदि और हम लोग अपने बौद्धिक कार्यों के लिए ही ज्यादा जाने जाते हैं। लेकिन इस संदर्भ में भी मुझे एक और जो मेरी शंका है वह भी मैं सब लोगों के साथ रखना चाहूंगा। जैसे IITs हम लोगों ने बनाए, वह IITs का मूल उद्देश्य यही था कि तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम बेहतर शोध कर सकें और बेहतर ज्ञान का निर्माण कर सकें और उसके आधार पर हम देश का विकास कर सकें। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि IIT से निकले हुए पास आउट्स केवल सॉफ्टवेयर लेबर्स बनते चले जा रहे हैं। वह US के लिए एक सस्ते पेशावर के रूप में हम लोग उनको तैयार कर रहे हैं और वो वहां पर अपना जॉब देखते हैं। और दूसरा एक यदि हम लोग देखेंगे तो वह IITs करके उसके पश्चात IAS या दूसरी सेवाओं के अंदर अपना कार्य लगाकर और उसके आधार पर वहां पर अपना कार्य करने लगते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें IAS के अंदर या इस प्रकार की सेवाओं में IITs की पास आउट्स की जरूरत नहीं है, किंतु IIT को पास आउट करने में सरकार बहुत तरह की सब्सिडी, बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान करती हैं। और यदि वह उस क्षेत्र में न जाकर किसी और क्षेत्र में जाते हैं या अपने देश में कार्य न करके और शोध पर कार्य न करके अन्य देशों में जाकर वहां पर IT पेशावर के रूप में कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया था वह उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इन सब आधारों पर एक समेकित रूप से एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है कि किस प्रकार शोध के स्तर को उच्च किया जा सके, किस प्रकार शोध को बढ़ावा दिया जा सके। मैं एक लेख से गुजर रहा था तो मुझे पता लगा कि भारत में अपनी GDP का केवल 0.7% शोध के ऊपर खर्च होता है, जो कि 1% से भी कम है। वहीं अगर हम लोग USA में देखें तो वहां पर 2.8%, चाइना में देखें तो 2.1%, और साउथ कोरिया और इजराइल में देखें तो 4% के करीब इसके ऊपर खर्च होता है। और वहां की इकोनॉमी भी अगर हम देखें, US और चाइना की इकोनॉमी भारत से काफी बड़ी है, तो उनके कुल GDP का अगर अधिक प्रतिशत होना तो जो रियल वैल्यू है दैट विल बी ह्यूज, वो बहुत अधिक होगी। तो इन सब चीजों को भी हम लोगों को समझना होगा कि हमें और अधिक इन सब शोध के लिए और अधिक हम अपना GDP का हिस्सा व्यय करें और इसको एक समुचित रूप से इसको इस्तेमाल करें। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि हम लोग किस प्रकार शोध की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यदि कोई प्रश्न और यदि इस संदर्भ में कोई शंका हो, प्रश्न हो, तो वो सादर आमंत्रित है। जी ताम्रध्वज जी। ताम्रध्वज जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राध्यापक अनुराग दवे साहब, विभागाध्यक्ष पत्रकार एवं जनसंचार विभाग BHU। ताम्रध्वज जी, मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं कि मैं वर्तमान में विभागाध्यक्ष नहीं हूं। मैं पूर्व में विभागाध्यक्ष रहा था, लेकिन अभी केवल पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूं वहां पर। तो ये थोड़ा सा एक करेक्शन था। जी, इसमें संशोधन इसलिए नहीं हो पाया था कि कोई अपडेट हमारे पास नहीं था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये तो विभागीय प्रक्रिया है, कभी कोई और कोई और। तो बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और आपने सदैव हमें उत्साहित किया है और आपने जिस तरह से शोध के एक एक समस्याओं के पन्नों को आपने दिखाया है, आईना दिखाया है, वह विश्वविद्यालयों की DRC डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी और महाविद्यालयों में जो स्थिति है उसका जो
आपने चित्रण प्रस्तुत किया है, तो वहां की स्थिति शोध के क्षेत्र में अत्यंत दयनीय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विषय का चयन ही किसी सफल शोध की पहली शर्त होती है, और विषय को चयन करने की क्षमता शोधार्थी में होनी ही चाहिए। और साथ ही आपने बहुत सारी क्षमताएं बताई हैं जो हमारे विद्यार्थियों को जो शोध कर रहे हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए उसको सतही तौर पर शोध रिपोर्ट को सबमिट करना और डिग्री लेना, ये समस्या का समाधान नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और 2-3 समस्याएं और रही हैं। संभवतः इसे सब कोई जानता है। जो शोधार्थी होते हैं, जो विभागीय और जिनके सुपरवाइजर होते हैं, उनकी भी मनमानी की जो खबरें आती हैं छनकर, उससे भी जो सही अर्थों में शोध करने वाले हैं उनके लिए एक समस्या वहां से भी उत्पन्न होती है। अब उन समस्याओं पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये भी एक कड़वा सच ही है कि यदि सुपरवाइजर ईमानदार नहीं है तो एक शोधार्थी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और विषय की समझ न होने से शोधार्थी प्रायः ऐसे सतही विषयों को शोध का विषय बनाते हैं जिनका हमारे गरीबी, अशिक्षा, भूख, धार्मिक अंधविश्वास जैसी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, जनसंख्या वृद्धि, रोगों के कारण, और जो लोग समाज में एक सकारात्मक रचनात्मक कार्य कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं, और क्यों नहीं सफल हो रहे हैं, तो इन पर भी शोध करने की आवश्यकता है। बहुत सी बातें हैं, समस्याएं हैं जिन पर सभी को ईमानदार होना पड़ेगा। अब मैं चाहूंगा कि एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर जी, जो आप कार्यक्रम के संचालन का दायित्व संभाले हुए हैं, हमारे बीच में देवभूमि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पत्रकारिता जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चेतन भट्ट जी, उनको भी उनका विचार जानने के लिए आमंत्रित करें। जी सर, धन्यवाद सर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रोफेसर दवे सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप हमारे मंच पर आए और आपने बहुत ही कम समय में सर शोध की पूरे मतलब परिदृश्य को, न केवल वर्तमान परिदृश्य को बल्कि पिछले काफी समय से जो चेंजेस आए हैं रिसर्च को लेके, रिसर्च ओरिएंटेशन को लेके, इस पूरे परिदृश्य को सर बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। और केवल प्रयास किया बल्कि ये एक सफल वक्तव्य के रूप में हमारे सामने था सर, जिससे हमारा जो ज्ञानवर्धन तो था ही, लेकिन वर्तमान में जिन चीजों का सामना हम प्राय समय समय पर करते रहते हैं, और चूंकि आपके लिए तो मैं एक शिष्य के समान हूँ, अभी शुरुआत ही हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है,
शिक्षक के रूप में। तो लेकिन आप जैसे जो वरिष्ठ प्रोफेसर होते हैं उन सबसे काफ़ी सीखने को मिलता है, और इन्हीं चीज़ों को जब हम अपने दैनिक परिचर्या में शामिल करते हैं अकादमिक चीज़ों में, तो काफ़ी इनका लाभ होता है सर, और काफ़ी मतलब हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम किस तरह से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे वक्ता हमारे बीच में आपने आमंत्रित किए। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि मैं पिछले काफी समय से ये देख रहा हूँ कि जब से यूजीसी केयर वाला मामला आया है, आपने पब्लिकेशन पर भी प्रकाश डाला, तो जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं या जो भी अगर हमें खुद अपने रिसर्च पेपर, आर्टिकल या पेपर पब्लिश कराने होते हैं, और जब हम यूजीसी केयर लिस्ट की तरफ जाते हैं तो सर वो मतलब काफी उनमें से मैं देखता हूँ कि वो पेड जर्नल है सर। और जबकि पहले ऐसा होता था कि जब मैं एक शोधार्थी था तब मैं ये देखता था कि अगर हमें अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना होता था किसी अच्छे जर्नल में, तो वो इस बात से उसका कोई संबंध नहीं होता था कि वो यूजीसी केयर में है या नहीं है। पर वर्तमान परिदृश्य को जब हम देख रहे हैं कि यूजीसी केयर, इसके ऊपर एससीआई इंडेक्स की मांग ज्यादा रखी जाती है, जबकि शायद हम उतना खर्चा वहन करने में कई बार सक्षम नहीं पाते खुद को। और जब हम यूजीसी केयर की तरफ जाते हैं तब वहां भी सर यही दिक्कत आती है, और जो यूजीसी केयर मतलब पेड जर्नल के रूप में नहीं होते हैं तो वो काफी लंबा समय ले जाते हैं, 7-8 महीने बाद पेपर को रिटर्न कर दिया जाता है सर। तो ऐसी स्थिति से सर उबरने के लिए क्या किया जा सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। चेतन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपको यहाँ पर देखकर, और आपका प्रश्न भी बहुत वैलिड है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोगों ने देखिए कि जब गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई भी देखिए कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जिसको हम लोग पूरी तरीके से कहें कि ये फुल प्रूफ सिस्टम है। हर एक में अपनी कुछ खामियां होती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिस्टम के साथ नहीं होती है, प्रॉब्लम सिस्टम को चलाने वालों के साथ होती है। और उसमें हर अपनी जो इंसान है वो अपनी अच्छाइयां और खामियों का पुतला है। तो उसी का रूप में हम लोग देख सकते हैं कि हमने गुणवत्ता सुधार के लिए यूजीसी ने कई स्टेप्स उठाए। जैसे पहले किया गया था कि एक उन्होंने अंकीय सिस्टम बनाया, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि प्रमोशन या इसके लिए आपको एपीआई जुटाना होगा हायर एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार के लिए। फिर उन्होंने देखा कि जब आप पब्लिकेशन कर रहे हैं तो हर कहीं जगह पर दुकानें खुल गई, और छोटे छोटे पब्लिशर, मैं कई बार देखता हूं कि कई 1.5 पन्ने का, 1 पन्ने का, 1.25 पन्ने के आर्टिकल्स पब्लिश करवा लिए जाते हैं, और आईएसबीएन नंबर के साथ उसका पब्लिकेशन होता है। और वह आप 1 पन्ने का ले तो मुझे लगता है कि आप उसमें अपने विषय को प्रस्तुत ही नहीं कर पाते हैं, उससे पहले तो आर्टिकल खत्म ही हो जाता है। तो ऐसी एक कई स्थितियां भी, क्योंकि हम लोग हर एक चीज का तोड़ निकालने की कोशिश करते हैं कि हमको लगता है कि अच्छा यूजीसी ने ये किया है कि अब अंक महत्वपूर्ण हो गए तो हम नंबर जुटाएं, तो हम ये कैसा भी हमारा पब्लिकेशन है उसको हम कहीं पर भी दे दें। तो यह एक बड़ी समस्या है, और उससे निपटने के लिए ऐसे कई प्रकार के जो जर्नल्स हैं, जिनका जो बाहर किराने की दुकान है और अंदर एक पब्लिकेशन हाउस बना हुआ है, उस पर पब्लिकेशन किया जा रहा है जर्नल का, तो उसको रोकने के लिए ऐसे कई जर्नल्स हैं, उनको बाहर करने के लिए यूजीसी ने एक केयर लिस्ट का बनाया। अब केयर लिस्ट भी समय समय पर बदलती रहती है, केयर लिस्ट में भी कई जर्नल्स आते रहते हैं, कई जर्नल्स को उसमें निकाल दिया जाता है। तो यह भी एक बड़ा, वी कुड नॉट हैव एक हमारे पास कोई ऐसा मापदंड नहीं हो सकता जिसको रखकर हम कहें कि नहीं, ये एकदम इन सभी चीजों के अनुरूप है या गुणवत्ता के अनुरूप है, क्योंकि विषय की बहुलता है, विषय विशेषज्ञों की बहुलता है, और दूसरा बनाने वाले और उसको संचालन करने वालों का भी अपना एजेंडा है। ये सारी चीजें उसके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी केयर लिस्ट ने एक ये किया कि ऐसे कई जर्नल्स की छटनी कर दी जो मैंने कहा कि बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और पब्लिकेशन किया जाता है।
दूसरा एक जो आपने बात कही पेड जर्नल की, वह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि साइंस के अंदर तो बहुत पहले से ही इस प्रकार के पेड जर्नल्स का पब्लिकेशन होता आया है, और चूंकि आपके द्वारा भेजे गए जो भी आर्टिकल्स हैं उनको वापस रिव्यू के लिए भी भेजा जाता है, रिव्यूअर के लिए भी अपना समय और टाइम देगा और वो निष्पक्ष रूप से रिव्यू करे, ये तभी संभव है जब आप उसको भी कुछ रेम्यूनरेशन देंगे। केवल इसी आधार पे किसी की टाइम और एनर्जी को नहीं लिया जा सकता, और इट इज आल्सो अनप्रोफेशनल वे, तो वह भी फिर उसको टालने का ही प्रयास करेगा कि ठीक है जितना जैसा समझ में आया उस हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ के, ही विल नॉट इन्वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी टू ए पर्टिकुलर आर्टिकल। तो अगर आपको उसको 2 या 3 लोगों से अच्छे से रिव्यू कराना है तो यू हैव टू गिव देम ऑनरेरियम, आपको उनके पास भी भेजना होगा, वहां से लेना होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे मेक सम चार्जेस फॉर दैट, है ना। और साइंस में ये बहुत पहले से होता आया है। अब ह्यूमैनिटीज के अंदर भी और इन विषयों के अंदर भी जर्नल्स जो हैं उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि उसमें भी कई ऐसे जर्नल्स हैं जो कहीं रिव्यू के लिए प्रॉपर नहीं भेजते हैं या प्रॉपर रिव्यू नहीं करते हैं, बल्कि आपके ही पैसे से उस जर्नल को छाप दिया जाता है। तो यह भी एक समस्या है। तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा ही कठिनाई से भरा हुआ काम है, मुझे यह लगता है। और हालांकि यूजीसी और गवर्नमेंट इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन जो आपने समय की बात कही, मैं आपको कहता हूं कि जो भी आप अच्छे पब्लिकेशन के पास भेजेंगे पब्लिश करने के लिए, दे विल टेक टाइम। इसलिए आपको, जैसा मैंने कहा ना कि हमको बस अब 3 साल जब समय खत्म हो रहा है लास्ट का, या 4 साल अब हमको कहीं अप्लाई करना है, तो हम चाहते हैं कि कहीं फटाक से पब्लिकेशन हो जाए और वह मिल जाए और हम उसके आधार पर शोध पत्र को लगा दें और अपना पीएचडी सबमिट कर दें। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। हम पूरे 4 साल 5 साल जब हमने शोध में लगाया है तो वेरी फर्स्ट डे वी शुड वर्क ऑन दैट, रादर देन कि हम अंतिम 6 महीने के ऊपर उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और वहां पर जाकर हम अपने शोध पत्र के प्रकाशन के लिए दे रहे हैं। क्योंकि शोध पत्र का प्रकाशन समय लेता है। अगर अच्छा कोई जर्नल है तो उसके पास ऑलरेडी इतने सारे शोध पत्र आए हुए रहते हैं, फिर वो रिव्यू के लिए भेजता है, फिर रिव्यू से जो जवाब आता है उसके बाद फिर वो आपको पास वापस उसके अनुसार चेंजेस के लिए भेजता है, फिर आपको चेंजेस करते हैं, फिर वो वापस रिव्यूअर से एक्सेप्ट होते हैं और उसके बाद ही वो पब्लिकेशन के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, तब उन्हें पब्लिश किया जाता है। ये एक रिगरस प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम। वो एक टाइम लेता है। अगर वह वास्तविक जर्नल है, वह कोई एक छद्म जर्नल नहीं है। अगर छद्म जर्नल है तो वह आसानी से उसको पब्लिश कर देगा। तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, आप उनके बीच में देख सकते हैं। यदि आप समय और एनर्जी, आपका काम वास्तव में अच्छा है और आपको लगता है कि यह, क्योंकि अगर अच्छे जर्नल में होगा तो आपको साइटेशंस भी मिलेंगे, अच्छा जर्नल में होगा तो वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी एक्सेस भी होगी। और आजकल तो कई फ्री एक्सेस जर्नल हैं। आजकल ये भी हो गया है कि जर्नल के लिए पेमेंट नहीं करके उसको फ्री एक्सेस, क्योंकि फ्री एक्सेस होने पर उसके साथ साइटेशंस बहुत ज्यादा अवेलेबल हो पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनको देखकर, चुनकर आपको ये देखना होगा कि आप किस प्रकार अपनी आर्टिकल्स को पब्लिश करना चाहते हैं। आप जैसे जो यंग लोग हैं जो अभी कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको दोनों तरह की चीजें देखनी चाहिए। साल में 1 या 2 आर्टिकल आप ऐसा रखें जो बहुत बेहतरीन हो, जिस पर आपने अपनी पूरी टाइम एनर्जी खर्च की है, और उसमें अगर आपको 6 महीने 7 महीने 8 महीने लगते भी हैं तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। कम से कम 1 या 2 पब्लिकेशन साल में इस तरीके से जरूर करिए। और उसके अलावा आपको लगता है कि जो आपके रूटीन रिसर्च आपका चल रहा है उसके आधार पर आपने कुछ पब्लिकेशंस आपको करने हैं, तो वो पब्लिकेशंस आप अलग श्रेणी में रखिए। यू शुड कीप बाय यूजिंग दैट यू कैन कीप बैलेंस बिटवीन बोथ क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च पेपर्स। तो मुझे लगता है कि शायद आपको आपके प्रश्न का जवाब इसके आधार पर मिल गया हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि काफी अच्छा मतलब लगा कि ये प्रश्न सर मेरे दिमाग में पिछले 3-4 महीने से चल रहा था, क्योंकि 1-2 घटनाएं हुई हमारे स्कॉलरों के साथ, मगर मुझे कोई ऐसा वो नहीं मिल पा रहा था जहां मैं इस बात को खुलकर रख सकूं। जी तो जी जी, ये बहुत अच्छा सजेशन आया सर। क्योंकि हमें कुछ प्रश्न ऐसे शोध हमेशा रखने चाहिए और उसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि ये, और जो आपका रिसर्च एरिया है जिसमें आपकी मुझे लगता है कि ऑथोरिटी है, उसके ऊपर आपको उस संबंध में जो भी बढ़िया रिसर्च जर्नल्स हैं, और फिर एक और भी है कि जब आप रिसर्च पेपर भेजें तो उनकी अपनी क्या पॉलिसी है, उनका अपना किस तरीके का फॉर्मेट है, क्योंकि ये भी है कि रेफरेंस किस तरीके से दिए जाएं, शब्द सीमा किस तरीके से होनी चाहिए, टेबल किस तरीके से दी जानी चाहिए, और इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान
ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और उनके आधार पर यदि आप वहां पर भेजेंगे तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के तो मुझे लगता है कि उसके अस्वीकार होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ये सब चीजों को भी ध्यान में रखें। आपके मतलब जो सजेशंस हैं उनको हम मतलब आने वाले समय में अपकमिंग डेज में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और आशा करता हूं कि मतलब आपके इन सुझावों से न केवल मेरा बल्कि मेरे शोधार्थियों का भी कुछ मतलब उनका उल्लेखनीय मार्ग प्रशस्त होगा सर इस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर चेतन भट्ट जी, आपके जिज्ञासाओं का समन हो गया? हाँ सर, हाँ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए प्रोफेसर अनुराग दवे जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात और मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि अभी जो यूजीसी है उसने जो लेक्चरर की नियुक्ति के जो मानक थे, पीएचडी धारक को लेना चाहते थे, अब उसकी अनिवार्य योग्यता अब समाप्त कर दी है, और जो कोई अगर उसके पास मास्टर डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकता है। तो क्या इससे नहीं लगता कि, हालांकि पहले से है ये नियम है कि प्रेफरेंस एक रिसर्च डिग्री वालों को ही दिया जाता है, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति को पनपने देने के लिए क्या इस तरह का आदेश या संशोधन उचित है? इससे शोध की गुणवत्ता और शोध करने वालों की जो मानसिकता है वो प्रभावित होगी, और फिर वो जहां जाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे और क्या पढ़ेंगे लोग, इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। तो अनुराग जी, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। आपने जो ये प्रश्न उठाया कि क्या पीएचडी को अनिवार्यता रखनी चाहिए हायर एजुकेशन में सिलेक्शन के लिए या चयन के लिए, या नहीं रखी जानी चाहिए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हर सिस्टम का, हर व्यवस्था के अपने कुछ लाभ और अपनी कुछ हानियां रहती हैं, और हमें उन्हीं के बीच में चूज करना होता है कि क्या हमें ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है, और उस पर विमर्श करके उसके बाद कुछ ऐसे निर्णय दिए जाते हैं। जैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझे कहें तो मुझे लगता है कि यह नियम, क्योंकि होता यह है कि फिर बच्चा मास्टर्स डिग्री करता है और 3 साल तक के लिए आपका शोध की मिनिमम टाइम है, और उस 3 साल में वो पहले 1-2 साल तो उसका मुझे लगता है कि पूरा इसी में बीत जाता है कि फेलोशिप मिल रही है और वो अभी रिसर्च के अंदर उसने अपने आप ज्वाइन किया है। शोध का विषय ही उसके बाद कई बार छात्र डिसाइड करता है, ढूंढता है, और उसके बाद उसमें कहीं जाकर वह अपने कार्य को 1-2 बार वापस चेंज करते हैं शोध के विषय को, और फिर कहीं जाकर शोध का कार्य, और 3 साल में पूरा करके उनको ये लगता है कि अगर कहीं भी वैकेंसीज निकलती है या कुछ होता है तो उनको लगता है तुरंत तुर्फ उतर में अपना शोध पूरा कंप्लीट करके, और उसके बाद वह अपना ताकि वो फला नौकरी के लिए अप्लाई कर सकें या उसमें उनके चयन की संभावनाएं हो सके। तो ये मुझे लगता है कि ये एक प्रवृत्ति है जिसे भी हतोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, शोध एक बहुत ही एक विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत होता है, उसका मास्टर डिग्री में पढ़ाना या अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाने से उतना अधिक कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वह एक क्षेत्र विशेष के अंदर आपकी योग्यता और उसमें और अधिक शोध कर उसमें और अधिक ज्ञान की नए पटल खोलना, वह उसका उद्देश्य होता है। जबकि आपका ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के अंतर्गत आप विषय के विभिन्न आयाम हैं उनको पढ़ाते हैं। तो वह आपका, जैसे मैं हेल्थ कम्युनिकेशन के अंदर अगर अपना शोध कर रहा हूं तो मुझे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाना है या पब्लिक रिलेशंस पढ़ाना है या आपका कोई और विषय पढ़ाना है, उसके अंतर्गत उसमें बहुत अधिक उसका प्रभाव नहीं पड़ता है।
है ना। लेकिन हेल्थ के अंदर किस तरीके से संचार, कैसे महत्वपूर्ण थ्योरीज कैसे डेवलप की जा सकती है, उसके लिए और पॉलिसीज कैसे बेटर बनाई जा सकती है, वहां शोध की अनिवार्यता है, वहां शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इन शिक्षण कार्य के लिए यदि हम लोग देखें तो उसमें अगर हम लोग पीएचडी की अनिवार्यता को छोड़ देते हैं तो उसका इतना एडवर्स इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कि वहां पर देखने को मिलता है। और दूसरा, आजकल जब हम लोग यूजीसी ने जहां ये इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी है, वहीं आजकल एक पॉइंट सिस्टम भी बना दिया है जिसके आधार पर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अभी तक कैसा है, आपके पब्लिकेशंस में कुछ मिनिमम उन्होंने कहा 2 या 4, क्योंकि सीधा नए लेक्चरर के लिए अगर कोई अपॉइंटमेंट के लिए कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसके पास बहुत अधिक शोध पत्र नहीं होंगे, तो उन्होंने उसके लिए भी मिनिमम कुछ नंबर है, उसमें भी कैपिंग कर रखी है कि इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, कि 50 आपने पेपर पब्लिश कर लिए तो आपको इतने अंक मिलेंगे, क्योंकि 50 पेपर करते करते अगर आप अभी तक लेक्चरशिप में नहीं आए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में नहीं आए, तो देयर मस्ट बी सम क्वेश्चन अबाउट दैट कि आपने एमए करने के इतने समय बाद तक आपने नौकरी में ज्वाइन नहीं किया। तो वो एक उसमें भी उन्होंने कर रखा है कि जो पीएचडी किया हुआ है उसको वो कुछ अंक अधिक देते हैं, उसको 20 अंक या 20 पॉइंट्स उनको दिए जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी के आप पोर्टल पर देखेंगे तो इस प्रकार की व्यवस्था है। अगर आपको जीआरएफ है तो यू विल गेट 30 पॉइंट्स। तो नेचुरली अगर प्रथम 20 लोगों को या 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना है तो उसमें इन सब पॉइंट के आधार पर आप योग्यता में उसमें इंडेक्स के अंतर्गत ऊपर आ जाएंगे एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जैसे 10 गुना है या आपका 5 गुना है या 8 गुना है या 20 गुना, जो भी यूनिवर्सिटी ने नियम बना रखे हैं अपने, तो उनमें ये सब क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर वो अंक देते हैं और उसके आधार पर एक ऑर्डर बनाते हैं। उसमें पहले 10 या पहले 15 या पहले 20 जो भी उनका है उन लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो वहां निश्चित रूप से जिसने पीएचडी कर रखा है उसको उसके आधार पर एक कुछ एडवांटेज प्लस पॉइंट्स जरूर मिलते हैं। लेकिन अगर मुझे लगे कि अगर केवल शिक्षा के लिए हम केवल पीएचडी को, तो वो पीएचडी में इतनी गुणवत्ता नहीं ला पाते हैं कई बार छात्र तुरंत करके, ताकि वो उनको एक तरीके का गेट पास मिल जाए फॉर दी सिलेक्शन इन कॉलेज हायर एजुकेशन, और वो चाहने पर उसकी गुणवत्ता। लेकिन एक बार अगर आप जॉब में आके और उसके बाद भी कई लोग जो शोध करते हैं तब आप वित्तीय आधार पर भी बेहतर होते हैं, तो आपको लगता है कि कई बार कि आप शोध में ज्यादा बेहतर ढंग से उसे कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच का मुझे लगता है कि एक अंतर है। अब कौन सी अप्रोच ज्यादा बेहतर है, मुझे लगता है यूजीसी ने उसके संदर्भ में विचार विमर्श करके जो भी निर्णय लिया होगा उसी के अनुसार उस निर्णय को उन्होंने लिया होगा उसके अंदर। जी धन्यवाद, धन्यवाद अनुराग जी। जी, आपने समुचित ही जवाब दिया है। और ठीक है कि जो विज्ञान का क्षेत्र है उसमें पीएचडी की अनिवार्यता खत्म नहीं की जानी चाहिए। जो सामान्य विषय हैं उन विषयों में उसका कोई खास एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ज्ञान की परिपक्वता उसके प्रायोगिक कार्य पर ही पुष्ट होती है, परिपक्व होती है। तो आजकल जो सामान्य सी उपाधियां हैं वो हर किसी के हाथ में है। तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि ऐसे लोग जो सिर्फ उपाधि लेकर घूम रहे हैं वो निश्चित रूप से गुणवान व्यक्ति के सामने विफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। जी, ताम्रध्वज जी। हाँ सर जी, अब आप कार्यक्रम के समापन की औपचारिक घोषणा करें। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय प्रोफेसर अनुराग दवे साहब पत्रकार। आपने मीडिया में शोध करने वाले स्टूडेंट के लिए उपयोगी व्याख्यान दिया और स्टूडेंट को ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए मैं आप सबका आपका
आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर चेतन भट्ट सर ये वेबिनार में उपस्थित रहे और अमूल्य वक्त निकालकर उन्होंने भी मार्गदर्शन किया, सवाल जवाब पूछे, इसलिए मैं भी उनका ISMP वेलफेयर चेयर के तौर से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय चंद्रशेखर साहब, इंटीग्रिटी मीडिया प्रोफेशन ISMP के चेयरमैन साहब, इन्होंने भी मीडिया एजुकेशन वेबिनार के कड़ी में समस्या मूलक विषयों पर कॉलेजों विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की स्थिति ये वेबिनार आयोजित किया। इसलिए मैं ISMP वेलफेयर चेयर के तौर से आप सभी का आभारी हूँ। समस्त व्यस्त टाइम निकाल के आप ये वेबिनार में आमंत्रित हुए और आप उपस्थित रहे, इसलिए मैं आप सबका, पत्रकारों का, स्टूडेंट का और सभी का, ISMP पदाधिकारी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का जो वेबिनार है वो समाप्त हुआ ऐसा घोषित करता हूँ।